इस लड़के ने सिर्फ ग्रिम रीपर वाला मास्क पहना था, लेकिन उससे ही पूरा एबिलिटी ब्यूरो इमरजेंसी कॉम्बैट मोड में चला गया। यहाँ तक कि देश की मोस्ट वांटेड लिस्ट भी उसकी फोटो से भर गई थी। इसकी वजह थी उसकी जाग चुकी एक्सीडेंट क्रिएशन एबिलिटी। उसके हाथ में अगर सिर्फ एक साधारण पेंसिल भी हो तो वह बिना किसी निशान के किसी की भी जान ले सकता था। लेकिन अपनी अंधी छोटी बहन का इलाज एबिलिटी ब्यूरो से करवाने के लिए वह खुद अपनी मर्जी से उस जेल में चला गया जहां सिर्फ टॉर्चर उसका इंतजार कर रहा था। जब उसे लगा कि उसकी बहन लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी है, तभी उसे खबर मिली कि उसकी बहन को जिंदा ही मलबे के नीचे दबा दिया गया था। इस वक्त निंगफेंग न्यूट्रिशन पॉड में लेटी अपनी बहन को देख रहा था। उसकी आंखों का संकल्प एक पल में और भी मजबूत हो गया। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहन ने सबसे शक्तिशाली एबिलिटी कोलैप्स जागृत कर ली थी। लुओ ग्रुप उसकी एबिलिटी पर कब्जा करना चाहता था, इसीलिए उन्होंने जबरदस्ती उसकी एबिलिटी का एक हिस्सा निकाल लिया। अगर मैं थोड़ी भी देर से पहुंचता तो तुम्हारी बहन शायद बस ओल्ड मेंग, अब और मत कहो, शुरू करो। इतना कहकर निंगफेंग सीधे पास रखी चेयर की ओर चल पड़ा। उसने हाथ घुमाया और अगले ही पल लाल रंग का लिक्विड सफेद फ्लोर पर बिखर गया। ये देखकर ओल्ड मेंग के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। निंगफेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम सच में अपने चारों हाथ पैर मैकेनिकल लिम्जन से बदलना चाहते हो? लेकिन निंगफेंग के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसने शांत भाव से होंठ भींचे और बिना किसी एक्सप्रेशन के एक मुड़ी हुई ब्लेड सीधे अपनी टांग में घोंप दी। मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी नहीं है, पहले मेरे लिए मैकेनिकल लिम्जन लगा दो। जब तक लू ग्रुप अपनी कीमत चुका देगा तब तक मैं हर वो दर्द सहने को तैयार हूँ जो इंसान सह सकता है। कुछ घंटे बाद निंगफेंग ने अपने नए शरीर को हल्का सा हिलाया और ओल्ड मेंग की क्राफ्ट्समैनशिप की दिल से तारीफ किए बिना नहीं रह सका। लेकिन इतना मेहनती क्राफ्ट्समैन भी लू ग्रुप की क्रूरता से नहीं बच पाया। उन्होंने उसकी बाईं आंख निकाल दी थी। अब वह इस छोड़े हुए वेयरहाउस में किसी तरह जिंदगी खींच रहा था। ओल्ड मेंग, मुझे लगता है यह अभी भी काफी नहीं है। मुझे इलेक्ट्रिक करंट से अपने शरीर को स्टिमुलेट करना होगा ताकि मेरे सेल्स और ज्यादा एक्टिव हो जाए। ये सुनते ही ओल्ड मेंग वहीं जम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी जो जोश से भरा नौजवान था आज इस हालत में पहुंच जाएगा। क्या तुम वाकई ऐसा करना चाहते हो? तुम्हें पता भी है इससे तुम सीधे बिजली लगने से मर सकते हो। ओल्ड मैन अभी बोल ही रहा था कि निंगफेंग पहले ही अपने हाथ चेयर के लॉक में फंसा चुका था। उसे ट्रीटमेंट चेयर कहना गलत होगा। असल में वह इंसानों को तड़पाने वाला एक टॉर्चर डिवाइस था। निंगफेंग उस पर शांत होकर बैठ गया। उसकी नजर न्यूट्रिशन पॉड में लेटी अपनी बहन पर गई। फिर उसने पूरी तरह मन को शांत किया। शुरू करो, मैं सह लूंगा। ओल्ड मैन गुस्से और दर्द से भर गया, लेकिन उसने फिर भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी बढ़ानी शुरू कर दी। इलेक्ट्रिक चेयर एक्टिवेट होते ही लगभग आंखों से दिखाई देने वाली बिजली निंगफेंग के पूरे शरीर में फैल गई। निंगफेंग ने अपने दांत कसकर भींच लिए। उसकी उभरी हुई नसें साफ बता रही थीं कि वह कितनी भयानक पीड़ा झेल रहा है। लेकिन इतने बड़े वेयरहाउस में भी उसकी एक भी चीख नहीं गूंजी। रात हो चुकी थी। ड्रैगन सिटी की सबसे व्यस्त सड़क पर चारों तरफ गाड़ियों के हॉर्न गूंज रहे थे। एक आदमी स्कल मास्क पहने सड़क के कोने में अपने हाथ की पेंसिल को धीरे धीरे छील रहा था। इंतजार करो, मैं इसी पेंसिल से तुम जैसे न्यू जनरेशन इनविजिबल एबिलिटी यूजर को सबकी आंखों के सामने से हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। ओल्ड मैंग के मुताबिक उस दिन लू ग्रुप ने उसकी बहन को अगवा करने के लिए 3 एबिलिटी यूजर्स भेजे थे और सबसे पहला वार करने वाला लू चेन था। आज लू चेन लू ग्रुप की नई पीढ़ी का सबसे चर्चित एबिलिटी यूजर था। उसके चमकदार चेहरे के पीछे बेहद जहरीला दिल छिपा था। लुआ चेन, अभी मेरी एक्सीडेंट क्रिएशन एबिलिटी 500 मीटर तक काम करती है, लेकिन तुम्हें खत्म करने के लिए इतना ही काफी है। निंगफेंग ने अपनी इंडेक्स फिंगर हल्के से दबाई। उसकी बर्फ जैसी ठंडी नजर पूरी सड़क पर घूमने लगी, मानो वह किसी चीज की कैलकुलेशन कर रहा हो। अगले ही पल सड़क किनारे रखा एक साधारण डस्टबिन लाल रोशनी से चमक उठा। उसी समय उसके हाथ की पेंसिल भी लाल चमकने लगी, बिल्कुल मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक। बस इस पेंसिल को डस्टबिन पर रख देना है और फिर तुम जैसे न्यू जनरेशन एबिलिटी यूजर दुनिया को अलविदा कह दोगे। निंगफेंग का खून उबलने लगा। उसके भीतर की किलिंग इंटेंट बेकाबू होकर फूट पड़ी। अभी पूरी तरह न भरे हुए जख्म फिर से दर्द करने लगे और वही दर्द उसके दिमाग को और ज्यादा उकसाने लगा। एक्सीडेंट एबिलिटी के एवोल्यूशन के बाद जब भी वह किसी एक्सीडेंट की कैलकुलेशन पूरी कर लेता तो उस एक्सीडेंट में शामिल होने वाली हर चीज लाल रोशनी से ढक जाती और सब एक दूसरे से एक लाइन के जरिए जुड़ जाते। निंगफेंग इसे एक्सीडेंट पाथ कहता था। इस समय उसे सिर्फ अपनी पेंसिल सही जगह रखनी थी और लू चेन की मौत तय हो जाती। लेकिन अचानक उसने अपना इरादा बदल दिया। इतनी आसानी से लू चेन को मार देना उस पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। काले स्कल मास्क के पीछे निंगफेंग के चेहरे पर एक पागलपन भरी डरावनी स्माइल फैल गई। छोड़ो, बेहतर होगा तुम मौत नहीं, उससे भी बदतर जिंदगी जियो। मैं चाहता हूँ तुम दर्द और निराशा में धीरे धीरे तड़पो। ये सोचते ही निंगफेंग मुस्कुराया और फिर से कैलकुलेशन शुरू कर दी। उसकी एबिलिटी पूरी तरह फैल गई। 500 मीटर के दायरे में हर चीज मेरी महसूस करने की सीमा में है। उसने अपनी दाहिनी कलाई की वॉच देखी। उस पर साफ 12:30 बज रहे थे। एक्सीडेंट कैलकुलेशन शुरू। एबिलिटी के दायरे में निंगफेंग ने देखा एक मिडिल एज्ड वुमन अपनी छोटी बेटी को गोद में लेकर उसे लगातार चुप करा रही थी। सड़क किनारे 3 स्टूडेंट स्कूल बैग्स पीठ पर टांगे रेड लाइट खुलने का इंतजार कर रहे थे। डस्टबिन के पास एक बूढ़ा आदमी लगातार खांस रहा था। सड़क के दूसरी तरफ बस स्टॉप के पास एक लड़की मेकअप मिरर पकड़कर अपना मेकअप ठीक कर रही थी। ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर एक चिड़िया चुपचाप उड़कर गुजरी। यहाँ तक कि सामने की बिल्डिंग के
अंदर आने जाने वाले कस्टमर्स भी उसकी नजर से नहीं बचे। लू चेन की इनविजिबल एबिलिटी सिर्फ उसे नजर से गायब नहीं करती थी, उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि इनविजिबल स्टेट में उसके शरीर की स्किन डायमंड से भी 10 गुना ज्यादा कठोर हो जाती थी। उसे मारने का सिर्फ एक ही मौका था जब उसकी एबिलिटी पूरी तरह एक्टिवेट ना हुई हो। निंगफंग की उंगलियां हवा में हल्के हल्के टैप करने लगी और एक एक करके लाल रोशनी से घिरी चीजें उसकी नजरों में चमक उठी। क्रॉस रोड का सिग्नल रेड से ग्रीन हो गया। एक विशाल डबल डेकर बस उसकी नजर में आई। उस पर चमकती लाल रोशनी सबसे ज्यादा साफ थी। उसी समय दूसरी सड़क से हैवी मोटरसाइकिल इंजन की गूंज धीरे धीरे पास आने लगी। हवा चल पड़ी। निंगफंग के ट्रेंच कोट का किनारा हल्के से लहराया। एक्सीडेंट शुरू हो चुका है। एक्सीडेंट और टुमारो, इन दोनों में पहले कौन आएगा यह कोई नहीं जानता। जैसे ही रेड लाइट ग्रीन हुई, निंगफंग की वॉच पर समय ठीक 12:32 पर ठहर गया। अब समय आ गया है। निंगफंग ने अपने हुड को थोड़ा और नीचे खींच लिया। पूरा शरीर अंधेरे में छिप गया। बिना एक पल रुके वह भीड़ के साथ जेब्रा क्रॉसिंग पार करता हुआ सामने वाली सड़क पर पहुंचा। फिर बस स्टॉप के पास रखे पुराने उखड़े हुए पेंट वाले डस्टबिन की तरफ बढ़ गया। उसके कदम डस्टबिन से 2 ईंट पहले रुक गए। उसने हल्का सा साइड मुड़कर समय देखा, फिर अपने हाथ की स्केच पेंसिल उठाई। कैलकुलेशन के मुताबिक उसे बिल्कुल सीधा डस्टबिन के बाएं ऊपरी कोने पर रख दिया। इसके बाद उसने बहुत सावधानी से उसका एंगल एडजस्ट किया ताकि पेंसिल पर छपा ब्रांड लोगो सीधे बस स्टॉप पर इंतजार कर रही भीड़ की तरफ रहे। सब कुछ करने के बाद निनक फेंक ने एक बार फिर समय देखा। ठीक 12:33। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं था। उसने अपने चेहरे पर लगे स्कल मास्क को हल्का सा ऊपर धकेला। मास्क के नीचे उसकी स्माइल बिना किसी छिपाव के दिखाई दे रही थी। फिर वह भीड़ की नजरों से दूर एक अंधेरे कोने में धीरे धीरे गायब हो गया और अपनी खून जैसी लाल आंखों से आगे होने वाली हर चीज देखने लगा। व्रूम व्रूम, तेज मोटरसाइकिल इंजन की आवाज गाड़ियों की लाइन के पीछे से गूंज उठी। पूरी तरह लाल रंग की एक हैवी मोटरसाइकिल और उसकी खाली दिखाई देने वाली राइडर सीट हर किसी का ध्यान खींच रही थी। निंगफंग की आंखें एक पल में कातिलाना हो गईं। भले ही सामने वाला अभी भी इनविजिबल स्टेट में था, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास और दिल में जलती नफरत निंगफेंग को साफ बता रही थी कि वही लू ग्रुप का सीधा वारिस इनविजिबल एबिलिटी यूजर लू चेन था। वह ट्रैफिक जैम को पार करता हुआ सीधे रेड लाइट तोड़कर निकलने की तैयारी कर रहा था। उसी समय निंगफेंग द्वारा डस्टबिन के बाएं ऊपरी कोने पर रखी गई पेंसिल धीरे से रुकती एक टैक्सी के उछाले हुए पानी की वजह से नीचे गिर गई। वह डस्टबिन के किनारे से टकराकर घूमती हुई नीचे जा गिरी। उसकी साफ आवाज बस स्टॉप पर बैठे एक बुजुर्ग के कानों में पड़ी। जिज्ञासा में वह उसे उठाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन गलती से पास खड़ी कुछ खा रही एक महिला से टकरा गया। महिला का खाना गलत नली में चला गया। वह जोर जोर से खांसने लगी। हाँ, महिला ने अपना गला पकड़ लिया। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। आसपास इंतजार कर रहे लोग फौरन उसकी तरफ दौड़े। सब घबरा कर उसे मदद करने लगे। जल्दी उसे खांस कर बाहर निकालने दो। ये सारा शोर मोटरसाइकिल लेकर निकलने ही वाला इनविजिबल लुओ चेन भी सुन चुका था। आखिरकार उसने अपने सिर की इनविजिबिलिटी हटा दी। अब पूरी मोटरसाइकिल पर सिर्फ एक इंसानी सिर हवा में तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। वह दृश्य बेहद अजीब और डरावना था। लू चेन ने अपना सिर घुमाया और बस स्टॉप पर मची अफरा तफरी की तरफ देखने लगा। उसी समय लू चेन का चेहरा पास की शॉप से अभी अभी बाहर निकली कुछ यंग गर्ल्स की नजर में आ गया। वो लुओ चेन है। लुओ चेन, हे भगवान, सच में वही है। मैंने उसे रियल लाइफ में देख लिया। जल्दी फोटो लो। सेक्सी आउटफिट पहने हुए यंग गर्ल्स खुशी से चीख उठी। सबने तुरंत अपने फोन्स निकाले और लगातार क्लिक 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 लुओ चेन की फोटोज लेने लगी। जवाब में लुओ चेन ने अपनी मोटरसाइकिल के इंजन की गरज सुनाई। व्रूम व्रूम, और फिर रेड लाइट की परवाह किए बिना मोटरसाइकिल लेकर आगे निकल गया। उसी समय जिस बिल्डिंग से वे लड़कियां बाहर निकली थीं, उसकी ऊंचाई पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बिल्डिंग के बाहर लटके हुए नई ग्लास वॉल इंस्टॉल कर रहे थे। लड़कियों की तेज चीखें सुनकर उनका ध्यान एक पल के लिए भटक गया। उसी लापरवाही में रस्सियों से बंधा हवा में लटक रहा विशाल ग्लास पैनल हल्का सा घूम गया और ऊपर से आती सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर सीधे मोटरसाइकिल चला रहे इनविजिबल लू चेन की आंखों में जा पड़ी। तेज चमक सीधे उसकी आंखों में घुस गई। जिस सिर ने अभी अभी इनविजिबिलिटी हटाई थी, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने रिफ्लेक्स में आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल की स्पीड जरा भी कम नहीं हुई। वह उसी रफ्तार से आगे निकल गया। अगले ही पल उसके कानों में एक डबल डेकर बस का तेज हॉर्न गूंजा। हवा चीरती बस अब उससे बस कुछ ही दूरी पर थी। बस अपनी सामान्य स्पीड से चल रही थी। ड्राइवर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अचानक कोई मोटरसाइकिल उसके सामने आ जाएगी। हॉर्न और ब्रेक दोनों ही अब बहुत देर से लगे थे। धड़ाम, लगातार कई जोरदार टक्करें गूंज उठी। तेज रफ्तार बस ने लुओ चेन और उसकी मोटरसाइकिल को सीधे हवा में उछाल दिया। वह कई मीटर दूर जाकर जमीन पर जोर से गिरा, फिर घिसटता हुआ एक स्ट्रीट लाइट से टकराया। आखिरकार उसका शरीर उसी तरफ आकर गिरा जहां निंगफंग खड़ा था। सड़क किनारे जो मोटरसाइकिल अभी कुछ पल पहले बिल्कुल सही थी, अब उसके पार्ट्स चारों तरफ बिखर चुके थे। इतना भयानक एक्सीडेंट देखकर भीड़ में डरावनी चीखें गूंज उठी। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। हर कोई घबरा गया। देखते ही देखते और लोग भी वहां इकट्ठा होने लगे। कुछ ही सेकंड में पूरा क्रॉस रोड ट्रैफिक जाम और अफरा तफरी से भर गया। भीड़ के पीछे मास्क पहने निनफेंग धीरे धीरे पीछे हटता गया। फिर वह लू चेन से लगभग 20 मीटर दूर जाकर रुका। उसने बिल्डिंग के ऊपर अब भी हवा में लटके उस विशाल ग्लास पैनल की तरफ देखा, फिर अपनी वॉच पर नजर डाली। समय था 12:35। बैंग। निंगफेंग ने धीरे से बुदबुदाया,
फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और 5 उंगलियां फैला दी। अगले ही पल बिल्डिंग के ऊपर ग्लास पैनल को थामे हुई मोटी रस्सियां अचानक टूट गईं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स डर से जड़ हो गए। उनकी आंखों के सामने विशाल ग्लास पैनल झूलता हुआ सीधे नीचे गिरने लगा और उसके गिरने की दिशा ठीक वही थी जहां स्ट्रीट लाइट के नीचे लू चेन लहूलुहान पड़ा था। उसके सिर से लगातार खून बह रहा था। हेड इंजरी की वजह से अब वह अपनी एबिलिटी को ठीक से कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। उसका लगभग पूरा शरीर इनविजिबिलिटी से बाहर आ चुका था। उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। उसकी सिकुड़ी हुई प्यूपिल्स में तेजी से गिरता वह विशाल ग्लास साफ दिखाई दे रहा था। लोगों की चीखों के बीच लुओ चेन का शरीर हजारों ग्लास पीसेस के नीचे पूरी तरह दब गया। जमीन खून से लाल हो गई। कुछ देर बाद ट्रैफिक सिग्नल फिर से ग्रीन हो गया। निन फेंक शांत कदमों से झेबरा क्रॉसिंग पार करने लगा। जाते जाते उसने एक बार लू चेन की तरफ देखा। इस समय उसका पूरा शरीर हल्का हल्का कांप रहा था, लेकिन यह डर नहीं था, यह बेइंतहा एक्साइटमेंट थी। वह भारी भारी सांसें ले रहा था। उसका हार्ट बीट तेजी से धड़क रहा था। कुछ ही दूरी पर आधा मरा पड़ा लू चेन साफ दिखाई दे रहा था। चारों तरफ मोटरसाइकिल के टूटे हुए पार्ट्स, मुड़ी हुई स्ट्रीट लाइट और ग्लास पीसेस के नीचे दबा पूरी तरह खून से लथपथ लू ग्रुप का वारिस, नई पीढ़ी के सबसे लोकप्रिय एबिलिटी यूजर्स में से एक लू चेन। निंगफेंग कामयाब हो गया। इवोल्यूशन के बाद यह पहली बार था जब उसने अपनी एबिलिटी से किसी को मारा था। सामने का दृश्य उसकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा भयानक था। आखिर वह लुओ चेन था, इनविजिबल एबिलिटी का मालिक। जब उसने निंगफेंग की बहन को अगवा किया था तब निंगफोंग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। उसकी डायमंड जैसी स्किन को जरा सी भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन आज वह जिंदा है या मर चुका यह भी कोई नहीं जानता था। कुछ देर बाद निंगफोंग ने अपने इमोशन पर कंट्रोल कर लिया। मास्क के नीचे उसकी खून जैसी लाल आंखें अजीब चमक से दमक रही थीं। वह सड़क पार करता हुआ हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया और पीछे एम्बुलेंस के सायरन की आवाज लगातार गूंजती रही। आखिरी बार उसने लुओ चेन की तरफ देखा, फिर मुड़कर 2 बिल्डिंग्स के बीच बनी एक संकरी गली में चला गया और अंधेरे में गायब हो गया। लुआ चेन आज नहीं मरेगा, ये सब मैंने जानबूझकर किया है। वह मरेगा, लेकिन आज नहीं। अटैक करने से ठीक पहले निनग फेंक ने अपना प्लान बदल दिया था। वह चाहता था कि लू चेन अनगिनत दर्द और बेइंतहा निराशा झेले, उसके बाद ही वह उसे बेरहमी से नरक भेजेगा। लू चेन तो बस शुरुआत है। एक मरे हुए इंसान का रिवेंज अभी शुरू हुआ है। ड्रैगन सिटी के बाहरी इलाके में सालों से बंद पड़ा एक पुराना फैक्ट्री था। चारों तरफ करीब 10 मीटर ऊंची दीवारें थीं और उनके ऊपर हाई वोल्टेज वाले तार लगे हुए थे। वेल्डिंग की लगातार आवाजें और भारी मशीन्स की गड़गड़ाहट पूरे फैक्ट्री में गूंज रही थी। जहां तक नजर जाती हर तरफ टूटे फूटे मैकेनिकल पार्ट्स बिखरे पड़े थे। छोटे बालों वाला आधे सफेद बालों का एक बुजुर्ग घिसा पिटा सेफ्टी गॉगल पहने नीली वर्क यूनिफॉर्म में वेल्डिंग कर रहा था। उसका मजबूत शरीर देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि उसकी उम्र 50 साल से ऊपर है। उसकी सिर्फ एक आंख थी और उसी एक आंख से वह पूरी तल्लीनता के साथ अलॉय पार्ट्स वेल्ड कर रहा था। स्पष्ट कदमों की आवाज सुनाई दी। बिना पीछे देखे बुजुर्ग ने कहा, वापस आ गए? काम कैसा रहा? ठीक रहा। कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आई। फिर उस आदमी ने अपने ट्रेंच कोट का हुड हटाया और उसके चेहरे पर पहना काला स्कल मास्क दिखाई दिया। वह निंगफेंग था। ओल्ड मेंग, जरा मेरा राइट हैंड देखो। तेज मूवमेंट करते समय थोड़ी डिले हो रही है। जिसे निंगफेंग ओल्ड मेंग कह रहा था वही वेल्डिंग करता हुआ वह बुजुर्ग था। उसी ने निंगफेंग और उसकी बहन दोनों की जान बचाई थी। वह भी लू ग्रुप की ज्यादतियों का शिकार था और उसके दिल में भी सिर्फ रिवेंज की आग जल रही थी। इतना कहते हुए निंगफेंग ने अपना मास्क उतार दिया, फिर ट्रेंच कोट उतारा, शर्ट के बटन्स खोले, ऊपरी शरीर पूरी तरह नंगा किया और पैंट मोड़कर अपनी टांगे दिखाई। जो दृश्य सामने आया वह किसी भी इंसान को डरा सकता था। उसकी ठुड्डी, दोनों हाथ और दोनों पैर, सब कुछ चांदी जैसे एलॉय से बना हुआ था। भयानक निशान उसके पूरे अपर बॉडी में फैले हुए थे और उसकी लाल आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। जरा देखने दो। ओल्ड मेंग ने अपने टूल्स नीचे रखे, सेफ्टी गॉगल्स ऊपर किया, फिर निंगफेंग के पास आकर उसका दाहिना मैकेनिकल आर्म हल्का सा उठाया और अपनी एकमात्र आंख से काफी देर तक ध्यान से उसकी जांच करता रहा। सारे पार्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। प्रॉब्लम आर्म में नहीं है। ओल्ड मेंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम बहुत जल्दी कर रहे हो। इसे लगाए हुए अभी कितना ही समय हुआ है? तुम्हारा शरीर अभी पूरी तरह अडेप्ट नहीं हुआ। थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन न होना बिल्कुल नॉर्मल है। इतना कहकर ओल्ड मेंग ने दिलचस्पी से निंगफेंग का चेहरा देखा। हाँ, लेकिन तुम्हारा चेहरा काफी अच्छी तरह रिकवर हो गया है। लगता है उन इलीगल प्लास्टिक सर्जन के स्किल्स इतने भी बुरे नहीं थे। ओल्ड मेंग की बात सुनकर निंगफेंग ने हल्का सा सिर घुमाया। पास जमीन पर रखा एक फुल लेंथ मिरर उसकी नजर में आया। मिरर थोड़ा गंदा था, लेकिन इतना साफ था कि वह अपना पूरी तरह बदला हुआ चेहरा स्पष्ट देख सके। भयानक स्कार्स, मैकेनिकल लिम्स और पूरी तरह बदल चुकी पहचान। अगर प्लास्टिक सर्जरी फेल हो जाती तो वह नई पहचान के साथ दोबारा लुओ ग्रुप में कभी घुस ही नहीं सकता था। मौत के मुंह से किसी तरह बच निकलने के बाद खतरे से बाहर आते ही निंगफेंग ने सबसे पहला काम अपना चेहरा बदलने का किया और नई पहचान के साथ दोबारा लुओ ग्रुप में शामिल हो गया। आखिर सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित जगह होती है। अगर उसे लू ग्रुप को जड़ से खत्म करना था तो उसे उनके अंदर तक घुसना ही पड़ता।
आज का ट्रीटमेंट फिर से जारी रहेगा। ओल्ड मैन की आवाज सुनाई दी। तुम पूरी सुबह बाहर रहे हो, थोड़ा आराम नहीं करोगे? जरूरत नहीं है। निंग फेंग ने मिरर से अपनी नजर हटाई और दाईं तरफ बने एक विशाल फैसिलिटी की ओर बढ़ गया। वह करीब 2 इंसानों जितना ऊंचा एक विशाल न्यूट्रिशन पॉड था। सामने का हिस्सा ट्रांसपेरेंट था, जबकि बाकी पूरा पॉड मोटे अलॉय से बना हुआ था। अंदर बुलबुले छोड़ते न्यूट्रिशन लिक्विड में एक लड़की अपने शरीर को समेटकर शांत पड़ी थी। उसने पतला सफेद गाउन पहन रखा था। उसके लंबे सिल्वर हेयर, नाजुक शरीर, बंद आंखें और बेहद मासूम चेहरा देखकर लगता था जैसे उसकी उम्र बस 14-15 साल हो। शाओ यू न्यूट्रिशन पॉड के अंदर लेटी उस लड़की पर जैसे ही निंग फेंग की नजर पड़ी, उसकी आंखों की कठोरता पल भर में कोमल हो गई। उसने अपने मैकेनिकल हैंड को बहुत प्यार से न्यूट्रिशन पॉड पर रख दिया। ओल्ड मेंग ने गहरी सांस भरते हुए कहा, तुम्हारी तुलना में तुम्हारी बहन की हालत कहीं ज्यादा जटिल है। उसने सिर उठाकर न्यूट्रिशन पॉड के अंदर देखा। उसके दिमाग को बहुत जबरदस्त मानसिक झटका लगा है। इस समय उसका ब्रेन खुद को बचाने के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन स्टेट में चला गया है और तुम्हारी बहन की एबिलिटी का एक हिस्सा निकाल लिया गया था। इस वजह से उसके शरीर के सभी फंक्शंस लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। अच्छी बात सिर्फ इतनी है कि उस दिन लुओ ग्रुप के लोग उसकी एबिलिटी पूरी तरह एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए, वरना तुम्हारी बहन कब की मर चुकी होती। निंग फेंग ने दोनों मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि मैकेनिकल जॉइंट्स के रगड़ने की आवाज आने लगी। लुओ ग्रुप उसकी लाल आंखें और भी गहरी हो गईं। उनमें डर पैदा कर देने वाली चमक फूट पड़ी। पहले ट्रीटमेंट शुरू करो। कुछ देर में उसने अपने इमोशन पर कंट्रोल किया, फिर बिना कुछ कहे पास रखी उस अजीब चेयर की ओर बढ़ गया। उस चेयर का डिजाइन बहुत अजीब था। उसे चेयर कहना कम होगा, असल में वह किसी टॉर्चर डिवाइस जैसी लगती थी। ओल्ड मेंग ने बेबसी से सिर हिलाया। फिर उसने निंग फेंग के हाथ चेयर के आर्मरेस्ट पर फिक्स किए और एक कंडक्टिव हेलमेट उसके सिर पर पहनाया। एबिलिटी जागने के बाद हर इंसान की फिजिकल स्ट्रेंथ सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा हो जाती है, लेकिन हर किसी के शरीर की टफनेस एक जैसी नहीं होती। सच कहूं, ये आइडिया सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही आ सकता था। इलेक्ट्रिक करंट से बॉडी सेल्स को स्टिम्युलेट करके बाद में बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाना। ओल्ड मेंग बड़बड़ाता रहा, लेकिन उसके हाथ पूरी कुशलता से इलेक्ट्रिक चेयर के कंट्रोल्स एडजस्ट कर रहे थे। अभी मेरी एबिलिटी काफी स्ट्रांग नहीं है, निंग फेंग ने शांत स्वर में कहा, इसलिए बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाना अभी मेरी सबसे बड़ी तैयारी है। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। ओल्ड मेंग ने पूछा, आज भी पहले जितना करंट? निंग फेंग ने बिना एक पल सोचे कहा, नहीं, 50% बढ़ाओ। फिर उसने तुरंत कहा, नहीं, सीधा दोगुना कर दो। क्या तुम पागल हो गए हो? स्विच दबाने ही वाला ओल्ड मेंग अपनी एकमात्र आंख पूरी खोलकर उसे घूरने लगा। क्यों ना सीधे कह दो कि मैं तुम्हें यहीं इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार दूं। लेकिन चेयर पर बैठा निंग फेंग बिल्कुल शांत था। उसने न्यूट्रिशन पॉड में लेटी अपनी बहन की तरफ एक नजर डाली, फिर पूरी तरह मन को स्थिर करके बोला, करंट दोगुना कर दो, मैं सह लूंगा। ओल्ड मेंग का सिर गुस्से से दर्द करने लगा, लेकिन उसने फिर भी करंट की इंटेंसिटी दोगुनी कर दी और स्टार्ट बटन दबा दिया। इलेक्ट्रिक चेयर एक्टिवेट होते ही लगभग आंखों से दिखाई देने वाली बिजली निंग फेंग के पूरे शरीर में फैल गई। उसने एक हल्की दबी हुई गुर्राहट निकाली, फिर दांत भींच लिए और उसके बाद उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली, लेकिन उसकी तनी हुई त्वचा के नीचे उभरती हुई नसें और लगातार कांपती ब्लड वेसल्स साफ बता रही थीं कि वह कितनी असहनीय पीड़ा सह रहा था। शाम हो चुकी थी। ड्रैगन सिटी का सबसे व्यस्त इलाका अब भी गाड़ियों से भरा हुआ था। पूरे शहर में नियॉन लाइट्स चमक रही थीं। जाम से भरी सड़कों पर हर तरफ हॉर्न की आवाजें गूंज रही थीं। बीच बीच में आसमान से गुजरते पैसेंजर एयरक्राफ्ट जोरदार शोर और कंपन पैदा कर रहे थे और इसी रौनक भरे इलाके के ठीक बीचों बीच ड्रैगन सिटी की सबसे मशहूर लैंडमार्क बिल्डिंग खड़ी थी, लू ग्रुप हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग।